हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर हमारे एक जीआई सिस्टम की डिसऑर्डर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे जीआई सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। और जीआई सिस्टम में भी कौन से, और जो हमारा अपर जीआई सिस्टम होता है ना, उसके एरिया अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। दैट्स मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे अपर जीआई ट्रैक्ट के एरिया हैं, जैसे इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ड्यूडेनम हो गया, उनमें क्या हो जाएंगे, अल्सर फॉर्मेशन। दैट्स मीन्स अल्सर से क्या समझते हो कि ओपन सोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ओपन सोर्स दैट्स मीन्स वहाँ पे कुछ परफोरेशन स्टार्ट हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे HCl की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से जो म्यूकोजल लेयर है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ओपन सोर्स इन द म्यूकोजल लेयर, अब ओपन सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं कहाँ पे, अपर जीआई ट्रैक्ट सच एज एसोफेगस, ड्यूडेनम एरिया। इट रिजल्ट टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl एसिड एंड पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि म्यूकोजल लेयर है, वहाँ पे ओपन सोर बनना शुरू हो जाते हैं कहाँ पे, एसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम एरिया है। वो किसकी वजह से होते हैं कि जो HCl की अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वो म्यूकोजा अफेक्ट होती है, ठीक है। ये डायग्रामेटिक व्यू है। जैसे ऊपर का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, इसोफेगस, देन क्या होता है हमारा स्टमक, देन होता है ड्यूडेनम, ठीक है। और तो इसी को हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। फर्स्टली क्लासिफिकेशन, दैट्स मीन्स इनको हम इसके टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्टली डिफाइन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एरिया। तो ये 3 टाइप के होते हैं, ईसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनम अल्सर, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ईसोफेजियल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर देख रहे हो यहाँ पे, ईसोफेजियल अल्सर हो रहे हैं, दैट्स मीन्स जो हमारा ईसोफेगस एरिया है उसमें अगर कोई परफोरेशन या सोर फॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं हम ईसोफेजियल अल्सर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर दैट्स मीन स्टमक के एरिया में अगर अल्सर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, अगर स्टमक की म्यूकोजल लेयर इफेक्ट हो रही है उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट है थर्ड टाइप ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर किसको बोलेंगे, जिसमें हमारे ड्यूडेनम इफेक्ट होएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई करेंगे पेप्टिक अल्सर को। फर्स्ट है एक्यूट पेप्टिक अल्सर। एक्यूट पेप्टिक अल्सर से क्या समझते हैं, जो पेप्टिक अल्सर है एक शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ हो, जैसे कुछ डेज़ में हुआ हो, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर वो कुछ डेज़ का होगा तो वो ओनली इफेक्ट करेगा हमारी अपर म्यूकोजल लेयर को, ठीक है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए। देन है सेकंड क्रोनिक। क्रोनिक पेप्टिक अल्सर से क्या समझते हो, जो एक लॉन्ग पीरियड से चलता आ रहा हो। ऑब्वियसली बात है, अगर लॉन्ग पीरियड से चलता आ रहा है तो वो हमारे डीपेस्ट म्यूकोजल लेयर को भी अफेक्ट करेगी, जैसे सब म्यूकोजा तक भी वो पहुंच जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट थी अकॉर्डिंग टू एरिया, नेक्स्ट थी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अकॉर्डिंग टू एरिया हमारे 3 टाइप की होगी, इसोफेजियल, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल। और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग होगी एक्यूट एंड क्रोनिक पेप्टिक अल्सर। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ईटियोलॉजी कि किन कारणों से हमें पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजिकल क्या हो सकता है कोज, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो हमें पेप्टिक अल्सर कोज करता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कोज होता है हमारे पेप्टिक अल्सर का। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अगर ज़्यादा ओबेस पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसको चांसेस होंगे कि पेप्टिक अल्सर हो। और अगर नेक्स्ट है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl, जो हमारी स्टमक में से HCl का सिक्रेशन होता रहता है कंटिन्यूस, अगर वो सिक्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होना शुरू हो जाए तो भी क्या होगा,
पेप्टिक अल्सर हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरो ड्रग्स, जैसे नसेड्स होती है ना, उनको अगर हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमें चांसेस होता है कि पेप्टिक अल्सर हो जाए, ठीक है। और अगर कोई पर्सन हैवी स्मोकिंग कर रहा है तो भी चांसेस हैं। प्रेगनेंसी में भी चांसेस रहते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्पाइसी फूड, अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्पाइसी फूड्स ले रहा है या फिर ड्रिंक्स ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज कर रहा है इनका, तो उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है सडन फॉल ऑफ स्लीप आफ्टर मील, खाना खाने के तुरंत बाद अगर कोई पर्सन रेस्ट ले रहा है, स्लीप ले रहा है, उसमें भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस, अगर पर्सन ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहा है कंटिन्यूशल, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में HCl की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से भी चांसेस है कि पेप्टिक अल्सर हो। नेक्स्ट और लास्ट है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, अगर जो हमारी म्यूकोजल लेयर है GI ट्रैक्ट की वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए रिगार्डिंग टू HCl, तो भी चांसेस हैं कि पेप्टिक अल्सर हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की क्या होता है कि कैसे वो डिजीज़ कंडीशन हमारी बॉडी में अक्कर हुए, ठीक है। फर्स्टली क्या है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। काफ़ी सारे कारणों की वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर बताया H. पाइलोरी बैक्टीरिया, या फिर स्मोकिंग की वजह से, या फिर अदर ओबेसिटी, या फिर कोई ड्रग ले रहा है उनकी वजह से भी उसको क्या हुआ, एटियोलॉजिकल कॉज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी म्यूकोजल लेयर होती है स्टमक में, वो उस पर क्या होते हैं, बैरियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे हमारे GI टिश्यू में, ठीक है। और अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन थी उसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स मीन्स वो टूटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, अल्सरेशन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं कि भाई कौन कौन सा साइन सिम्टम उसको शो करेंगे ड्यूरिंग पेप्टिक अल्सर। सबसे मेन और मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या होता है, पेन। पेशेंट को पेन होगा, पेन भी कब होगा, खाना खाने के 1 से 3 घंटे के बाद उसको पेन होना शुरू होएगा, ठीक है। और कहाँ पे होएगा उसको, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है, हमारी बॉडी में 9 रीजन होते हैं, ठीक है। जो अपर वाला और मिडल वाला होता है उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। वहाँ पे उसको पेन होएगा, ठीक है। और पेन भी कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, बर्निंग सेंसेशन, उसको एक जलन सी महसूस होएगी, ठीक है। नेक्स्ट रेडिएट दैट्स मीन्स वो उसको हो तो रहा है, लोकेशन बता दी हमने वहाँ पे हो रहा है, बट वो रेडिएट भी करेगा, ये वाला पेन कहाँ पे रेडिएट करेगा, चेस्ट और स्पाइन तक भी पहुँच सकता है ये वाला, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या हो गया, पेन। नेक्स्ट है हार्ट बर्निंग सेंसेशन फील होगी, दैट्स मीन्स उसको। नेक्स्ट है डिस्फेजिया दैट्स मीन्स डिस्फेजिया से क्या समझते हो कि उसको डिफ़िकल्टी होगी स्वेलोइंग में, ठीक है। दैट्स मीन डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है। जब वो स्वेलो करेगा तब उसको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल ब्लोटिंग, दैट्स मीन्स क्या होगा, उसको पेशेंट को एब्डोमेन में हैवीनेस फील होगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोपेटाइसिस से क्या समझते हो कि उसको वोमिटिंग आएगी ब्लड इन वोमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेलेना, दैट्स मीन्स स्टूल में ब्लड होएगा उसके। नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इसके, ये दो जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन सिम्टम। फर्स्ट तो हमने पढ़ा था ऊपर पेन है, नेक्स्ट उसके बाद हीमोपेटाइसिस और एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ठीक है। हीमोपेटाइसिस क्या था, वोमिटिंग में ब्लड शो होएगा, और मेलेना क्या था, उसके स्टूल में ब्लड शो होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया दैट्स मीन्स लॉस ऑफ
एपेटाइट, ठीक है, उसको भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट है एनीमिया, ब्लड की डेफिशिएंसी होगी। एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि उसको हमने पढ़ा ऊपर साइन सिम्टम उसको कि उसको बार बार वोमिटिंग आएगी, ठीक है। ब्लड स्टूल में भी ब्लड फील होगा, वोमिटिंग में भी ब्लड होगा, तो उसकी वजह से अगर ये सीवियर कंडीशन होगी तो उसमें उसको एनीमिया भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वेट लूज, ठीक है, वेट लूज भी हो सकता है पेशेंट के पेप्टिक अल्सर में सीवियर कंडीशन में, ठीक है। ये थे हमारे सारे साइन सिम्टम, पेन, हार्टबर्न, डिस्फेजिया, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, हेमोपटाइसिस, मेलेना, एनोरेक्सिया और एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? फर्स्टली क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। अगर कोई पहले उसको मेडिकल सर्जिकल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। देन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? बैरियम मील एक्सरे। इसमें क्या करते हैं हम? पेशेंट को एक सॉल्यूशन पिलाते हैं बैरियम का, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वो उसको स्वेले करेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। एक्सरे के थ्रू क्या करेंगे? उसका विजुअलाइजेशन करेंगे पूरे एब्डोमेन का, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहाँ पे पेप्टिक अल्सर हो रखा है वो हम पता लगा सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट क्या करते हैं इसमें हम? ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या चेक करेंगे कि अगर उसकी ब्लड WBC काउंट इंक्रीज़ हो रखी है, दैट्स मीन्स उसमें क्या हो जाएगा कि अल्सर या कोई इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू टेस्ट। टिश्यू जहाँ पे म्यूकोजल टिश्यू में जो परफोरेशन हो रखी थी, हम वहाँ से टिश्यू कलेक्ट करके भी उसका भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे? ओइसोफेजियल गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे? एंडोस्कोपी से हम ईसोफेगस, गैस्ट्रिक रीजन और ड्यूडेनम को विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये थे हमारे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। नेक्स्ट है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कितने टाइप से कर सकते हैं? यू ऑलरेडी नो, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? मेडिसिन के थ्रू उस डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्टली हमारी यही मोटो होता है कि हम उसको मेडिकली ट्रीट करें, ठीक है, दवाई दे के उसको ट्रीट कर दें उसके कंडीशन को। तो फर्स्टली क्या करेंगे? फर्स्ट में क्या देंगे? एंटासिड। एंटासिड दैट्स मीन्स किस लिए दिए जाते हैं? वो एसिड को कम करने के लिए, दैट्स मीन्स न्यूट्रलाइज HCl। इसमें कौन सी ड्रग आएंगी? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट देंगे H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में क्या काम आती हैं? ये भी हमारे HCl के सीक्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी? सिमेंटेडिन और रेंटेडिन, ठीक है, जिसको मार्केट में रेंटेक के नाम से भी जानते हैं, रेंटेडिन को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। प्रोटॉन पंप इनिबिटर भी किस लिए हेल्प करेंगे? जो हमारे HCl का सीक्रेशन है उसको ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? ड्रग कौन सी आएंगी? पेंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल। पेंटोप्राजोल भी मार्केट में पेंटोप के नाम से अवेलेबल होती है, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये तीन जो हम मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इनका हमारा मेन मकसद क्या है कि ये तीनों HCl के सिक्रेशन को कम कर रही हैं जो एक्सेसिव हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी हम क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा पीछे कि किसकी वजह से हो सकता है? H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से। तो उसको अगर उसकी वजह से हो रखा है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए उस इन्फेक्शन को हम एंटीबायोटिक देंगे। इसमें हम देंगे 3 ड्रग, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और लियोफ्लोक्सासिन। और ये तीनों ड्रग हम क्या देंगे? कम्बिनेशन में देंगे, ठीक है। ये तीनों ड्रग हमें एक साथ देंगे, ठीक है। ये हो हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि हमने ऊपर मेडिकल मैनेजमेंट दे दी, उसके थ्रू भी हमारी डिजीज़ कंडीशन ट्रीट नहीं हुई, देन हम क्या करेंगे? सर्जरी के थ्रू उस डिजीज़ कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आती है गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी। गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी में क्या होता है कि हम गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी में कि हम जो गैस्ट्रिक का जो स्टमक का लोअर पोर्शन होता है, पाइलोरिक रीजन हमने ऊपर पढ़ा था,
जैसे मैं बता देती हूँ एक बार डायग्राम में। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक रीजन होता है, ठीक है, पाइलोरस होता है। तो क्या करेंगे इसमें, गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी में, जिसको हम बिलोथ फर्स्ट भी बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये वाला एरिया जो है ना पाइलोरस वाला, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव आउट कर देंगे। इसको रिमूव करके और जो स्टमक वाला एरिया है उसको हम डायरेक्ट ड्यूडेनम से अटैच कर देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी। समझ में आया कि जो गैस्ट्रिक स्टमक का जो लोअर पार्ट है उसको कट करके हम डायरेक्ट ड्यूडेनम से अटैच कर देते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी, या फिर हम बिलोथ फर्स्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। यही था हमारा गैस्ट्रोडुडेनेक्टमी, रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक, पाइलरिस एंड अनास्टोमोस टू द ड्यूडेनम। अनास्टोमोस से क्या समझते हो कि जोड़ना, दैट्स मीन्स कनेक्ट करना स्टमक के लोअर पार्ट को ड्यूडेनम के साथ। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट, ये है सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोजेजुनेक्टमी। ये भी हमारा सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम वैसा ही प्रोसीजर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो स्टमक का लोअर पार्ट है उसके साथ साथ हम ड्यूडेनम को भी रिमूव कर देते हैं और उसको रिमूव करके डायरेक्ट किसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, जेजुनम के साथ, ठीक है। समझ में आया। इस कंडीशन को हम बिलोथ सेकंड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि जो स्टमक का लोअर पार्ट था, पाइलोरक और ड्यूडेनम दोनों को साथ में कट करके रिमूव कर देते हैं और किसके साथ अनास्टोमोस कर देते हैं, जेजुनम के साथ। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, वैगोटोमी। वैगोस्टोमी में क्या करते हैं, ये भी एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, हमारी वैगस नर्व, सुना होगा क्रेनियल नर्व पड़ी 12, तो उनमें एक वैगस नर्व होती है जिसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे और रिमूव आउट कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि जो वैगस नर्व होती है हमारी, वो क्या करती है, HCl का सीक्रेशन करती है, और अगर हम वैगस नर्व को ही रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, HCl ही नहीं सीक्रेट होगा। HCl सीक्रेट नहीं होगा तो इट इज़ दिस कंडीशन अपने आप ट्रीट हो जाएगी, ठीक है, और जो एसिड की अमाउंट थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तीन थी हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट, बिलोथ फर्स्ट, सेकंड एंड वैगोटोमी। नेक्स्ट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, वही हम नर्सिंग केयर प्लान पढ़ते हैं ना। मैंने तुम्हारे लिए 4 नर्सिंग केयर प्लान बना दिए हैं, जिसमें जो तुम काफ़ी सारी डिजीज कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, पेन, जो हमने फर्स्ट साइन सिम्टम पढ़ा था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट था, वो क्या था, पेन, ठीक है, पेन। तो इसमें क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेशन एंड डिस्टर्ब गैस्ट्रिक फंक्शन, ठीक है। हमारी जो पेन हो रहा था उससे रिगार्डिंग हमने नर्सिंग मैनेजमेंट करनी है कि जिससे हमारे GI सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है सेकंड, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस। पेशेंट अगर वॉमिटिंग कर रहा है, बार बार स्टूल पास आउट हो रहा है, उसकी वजह से उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो उसकी वजह से उसका क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिशन स्टेटस, ठीक है। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ फूड एंड वॉमिटिंग, ये हमारी सेकंड मैनेजमेंट होगी नर्सिंग। नेक्स्ट है कुछ, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एंजाइटी, फिर भी हमें नर्सिंग मैनेजमेंट बनानी है तो लिख सकते हैं, जैसे एंजाइटी रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ इशू, कुछ भी किसी को भी कोई डिजीज कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली उसको एंजाइटी होगी। फोर्थ है डेफिशिएट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, क्या है, नॉलेज नहीं होगी पेशेंट को तो उसको क्या होगी, ऑब्वियसली एंजाइटी होगी, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। अब हम इंटरवेंशन क्या दे सकते हैं उसको, ये पेप्टिक अल्सर हो रखा है तो यही कि रेगुलरली हम उसके वाइटल साइन असेस करेंगे फर्स्टली, तो देन क्या करेंगे, जो बेड है, बेड रिडन पेशेंट है तो उसका बेड हम एलिवेट कर देंगे थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है उसको एडवाइज करेंगे कि स्मोकिंग अवॉइड करें। नेक्स्ट एडवाइज करेंगे स्ट्रेसफुल कंडीशन को भी अवॉइड करें, ठीक है। हमने पढ़ा था क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो रहा था, HCl के अमाउंट ज़्यादा सीक्रेट हो रहे थे, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा था। नेक्स्ट एडवाइस टू पेशेंट टू टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, उसको एडवाइस करेंगे कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट लेता रहे थोड़ी थोड़ी देर में, बट एक हैवी डाइट ना ले, थोड़ा थोड़ा ले,
थोड़ी थोड़ी देर बाद लेता रहे। नेक्स्ट है एडवाइस टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे लिटिल बिट। नेक्स्ट है अवॉइड स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड के लिए भी हम उसको मना करेंगे क्योंकि उसकी वजह से भी हमने पढ़ा कि पेप्टिक अल्सर हो रहा था। नेक्स्ट है इनकरेज फॉर फॉलोअप, पेशेंट को इनकरेज करेंगे अगर कोई भी साइन सिम्टम में कुछ भी शो हो रहा है तो फॉलोअप के लिए आए। ठीक है, तो ये हमने पूरी कंडीशन पढ़ ली पेप्टिक अल्सर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।